गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू लाइट के प्लेटफॉर्म से मैं आर.डी. श्रीवास्तव फिजिक्स का सीनियर प्रोफेसर और आपका मेंटर स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपका असर्शन रीजन की दुनिया में स्वागत है। अभी टेस्ट हो चुका है 9 to 9:20 तक। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा और ये है उसके सॉल्यूशन। और ये सारे चीज़ें जो हो रही हैं हमारे डॉक्टर सिंह सर के संयोजन से। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, ये डॉक्टर साहब का सपना है और उसके लिए उन्होंने इतना किया है कि आपको क्या बताएं। ये सीरीज भी उन्हीं की देन है। आपको जहां भी कहीं कोई परेशानी होती है तुरंत उसके लिए पूरा सॉल्यूशन पैकेज के साथ लेके हम लोग हाजिर हो जाते हैं। ये सिंह सर का ही प्रताप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन ये आपको पिछले सीरीज में हम एक्सप्लेन ही कर चुके थे। ये ऑप्शन होते हैं। अब दो स्टेटमेंट हैं, एक असर्शन है एक रीजन है। तो इस तरीके से लिखा होगा। चलिए पेन ले लेते हैं। दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं, एक असर्शन एक रीजन। कभी कभी चेंज करने में क्या करते हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 टाइप का दे देते हैं और ऑप्शन भी उसी हिसाब से कर देते हैं। कभी कभी धोखा देने के लिए ये ऑर्डर भी बदल देते हैं। जैसे असर्शन इज फॉल्स डी है तो हो सकता है असर्शन इज फॉल्स ए कर दें। तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि किसके लिए क्या है। मेन मुद्दा ये है जनरल, दोनों सही हो सकते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती हैं। अगर ये एक्सप्लेन कर रहा है तो 1, नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑप्शन है। अगर पहला गलत है तो चौथा है और दूसरा गलत है तो तीसरा। तो ये था पहला क्वेश्चन और सिंपल था। ए सिलेंडर रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन, reaches some height and then rolls down. The direction of friction force acting on the cylinder is up the incline while ascending as well as the descending. तो सिलेंडर को हम लोग रोल कराते हैं। ये मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है और ये मान लीजिए सिलेंडर है और सपोज ये रोल करता हुआ ऊपर जा रहा है। तो देखो यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, हमेशा ध्यान रखना। तो वो चाहता है कि V और आर ओमेगा हमेशा बैलेंस रहे। तो इसके जो फोर्स हैं बेटा, mg नॉर्मल रिएक्शन और इधर mg साइन थीटा, ये मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स है। तो अगर फ्रिक्शन नीचे लग गया तब तो मामला काफी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक्सेलरेट करा देगा और उसी तरीके से ये घुमाएगा भी तो बैलेंस नहीं होगा, तो फ्रिक्शन ये ऊपर लगेगा। वेलोसिटी इधर है। अब वेलोसिटी इधर रही तो भी ये पीछे ही लगेगा चाहे ये नीचे आए, क्योंकि इसका काम मेनली इसके इफेक्ट को बर्बाद करना है। ये अपना मनचाहा वेलोसिटी न दे पाए, इसलिए हमेशा फ्रिक्शन, ये रोलिंग अगर हो रही है तो ये फ्रिक्शन हमेशा अप दी इंक्लाइन ही लगता है, चाहे ये रोल करता हुआ ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो। इसको बहुत तरीके से प्रूव कर सकते हैं, लंबे लंबे मैथमेटिकल प्रूफ हैं, केस लेके किया जा सकता है। लेकिन चाहे ये ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, सिंस एक्सटर्नल फोर्स mg साइन थीटा है तो इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए ये फ्रिक्शन ऊपर ही लगता है। तो ये पहला क्वेश्चन सही है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इन अकॉर्डेंस विद द सेंस ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो जाहिर है कि एंगुलर एक्सेलेरेशन टॉर्क की डायरेक्शन में होगा, और टॉर्क देखो इसको mg साइन थीटा तो देगा नहीं, नॉर्मल रिएक्शन तो देगा नहीं, ये दोनों सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, तो फ्रिक्शन ही टॉर्क देता है। तो जैसा टॉर्क होगा वैसा ही एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अल्फा से कंबाइंड होती रहती है, उसी के करस्पॉन्डिंग होती है।
तो मेरे पास ये रीजन है और ये भी सही है। अब जरा इसमें देख लें ये 1 है कि 2। तो मेरे पास ये जैसे है, अब मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है और mg sin थीटा नीचे जा रहा है, तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इधर होगी, रोटेशनल वेलोसिटी इधर होनी चाहिए उसको नलीफाई करने के लिए, और इसके लिए टॉर्क ऐसे लगना चाहिए तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी देगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन देगा, उससे एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। और एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा हमेशा बराबर होनी चाहिए ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के। तो उस सिचुएशन में हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होता है। अगर ये नीचे जा रहा है तब भी इसी तरीके से रहता है। तो इसी की वजह से ये होता है और इसलिए इसका आंसर ए है। ऑफ कोर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में आपको थोड़ा डीप तक जाना पड़ेगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए। आप ये फैक्ट याद कर लीजिए। आप कहेंगे ये आप क्या कर रहे हो, आपकी तो आदत है डेप्थ में घुसने की। हाँ है, लेकिन अब उतना मौका नहीं है। आप इसको एज ए फैक्ट एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगर इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऊपर ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM along a straight line, the total mechanical energy of the particle may be equal to 0। में भी लिखा हुआ है। अब सिचुएशन कंसीडर करिए, ये SHM है, यहां पे मीन पोजीशन है, यहां मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहां हम लोग 0 मानते हैं, तो टोटल एनर्जी होती है के मैक्स। अब पार्टिकल इधर जाएगा, एक्सट्रीम पर आया, के मैक्स 0 हो गया। यहां वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब पार्टिकल इधर जाएगा तो रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, तो 0 टू ए एफ और अगेंस्ट है तो माइनस एफ डी एक्स, ये रेस्टोरिंग फोर्स है। और ये यू 0 प्लस होता है, ये 0 लेते हैं तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। ये सारी कहानी आपको मालूम है, इसलिए हम लोग नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। टोटल एनर्जी E बराबर के मैक्स बराबर यू मैक्स। और ये सब इस प्रोसेस के तहत हुआ था कि हम लोगों ने यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी थी। अब अगर कोई सज्जन यहां वाली पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान ले, 0 तो कहीं भी माना जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी को, नॉर्मली हम लोग मीन पोजीशन पे 0 मानते हैं, उससे सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लें रेफरेंस पॉइंट बदलने पर, तो यहां पर के तो 0 है ही है, यू भी 0 है और टोटल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, हाँ यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी वो घट जाएगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी तक निगेटिव हो जाएगी और वो उसके बराबर हो जाएगी। तो अगर हम यहां पे रेफरेंस लेवल ले लें पोटेंशियल एनर्जी का, तो हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी 0 रहेगी। तो अब रीजन पढ़िए, ये भी सही है
एक्सट्रीम पोजीशन कैन बी टेकन एज रेफरेंस लेवल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी सही है, क्योंकि रेफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो आप कहीं भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो ये भी सही है। और अगर यहाँ ले लिया तो ये जीरो हो जाती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो सीधी सी बात है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये रॉन्ग है। ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होना जरूरी नहीं है, उसमें चेंज होना जरूरी है। चेंज तो कहीं लिखा नहीं है, इसलिए ये डी ऑप्शन हो गया। पहला रॉन्ग, डी ऑप्शन। ये सही है, फैराडे स्टेबलिश इंड्यूस ईएमएफ एक्सपेरिमेंटली, बट अगर पहला गलत है तो आंसर चौथा हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। क्या होना चाहिए इसका आंसर? स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो अगर जैसे ये ब्लॉक है और इधर ये अप्लाइड फोर्स लग रहा है, तो इधर ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और इसके बराबर ही होता है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन रेस्ट में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ब्लॉक पे ब्लॉक वाली प्रॉब्लम देखो, तो उस सिचुएशन में अगर ये दोनों सेम से चल रहे हैं तो ये बॉडी ओवरऑल रेस्ट में नहीं है, इसके रिलेटिव रेस्ट में है। तो ये वाला आंसर सी वाला सही रहता है। स्लाइडिंग वाला केस देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सर्कुलर मोशन फोर्स मस्ट बी डायरेक्शन टू वेलोसिटी। तो अगर ये यूसीएम है तो सही है, यूसीएम कहीं लिखा नहीं है, बस इसी को हमने पकड़ लिया। और अगर यूसीएम नहीं है तो एक फोर्स इधर भी लगेगा, एक इधर भी लगेगा, रिजल्टेंट इधर लगेगा, परपेंडिकुलरिटी हैज गॉन। तो देयरफॉर इसका आंसर डी हो जाएगा। तो एसर्शन रीजन के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, और आप कुछ पढ़ते हैं, उनमें कुछ बीच में चीजें होती हैं, उनको पकड़ना होता है, वहीं से वो आंसर हो जाते हैं। अब अगले टेस्ट में हम लोग फिर बढ़िया 5 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और वो 5 क्वेश्चन हम वही लेंगे जो नीट और एम्स में पुराने आए हैं। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। सीरीज के अंत तक आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे, और जितनी भी टेक्निक्स हैं वो आप धीरे धीरे पकड़ लेंगे। अब आप यहाँ पे आपने एक टेक्निक पकड़ ली। नॉर्मली जो हम सोचते हैं वो हमेशा नहीं होता है। सब लोग जानते हैं यूसीएम में टेंजेंशियल फोर्स भी लगेगा, तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलरली नहीं होगा। यहाँ पे उसने यूसीएम हटा दिया, तो ये कंडीशन आ गई, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही थोड़ा सा खेला कर दिया जाता है। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं परसों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जुटे रहिए। आखिरी मौका है, नीट को पढ़ना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो एक और नया सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेटा, एआर सीरीज का। आपने अभी तक 2 पेपर दे दिए होंगे एआर के, तीसरा आज आपने दिया होगा, और उसी पेपर का डिस्कशन मैं आपको कराने जा रहा हूं। जैसा कि सिंह सर का मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी मिशन के तहत एआर सीरीज स्टार्ट किए बेटा, उसका डिस्कशन मैं कराने के लिए जा रहा हूं। केमिस्ट्री का डिस्कशन कराऊंगा बच्चों। आपने पेपर दिया होगा, जैसा भी हुआ अच्छा ही हुआ होगा आपका पेपर बेटा। अब जो मैं डिस्कशन कराऊंगा, तो आप मेरी एक बात ध्यान रखना कि जो भी मैं डिस्कशन कराऊंगा, डिस्कशंस के थ्रू उसके आसपास के टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। तो उन टॉपिक्स को अपनी कॉपी में या पेपर पर नोट डाउन करना अच्छे से, ताकि वो आपके बार बार रिवाइज हो जाए। और बेटा जितने भी आसपास के पॉइंट्स में आपको कवर कराऊंगा,
वो सारे पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट कर लें, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साइक्लोहेक्सेन 2,4 डाइइन 1 ऑन पॉजेज मोर इनॉल कंटेंट देन डाइकीटोन हैविंग 2 फिनाइल ग्रुप। चलो बेटा, साइक्लोहेक्सेन 2,4 डाइइन, आईयूपीएसी नेम आप बना ही लेंगे, ये ज्यादा इनॉल कंटेंट रखता है किससे? डाइकीटोन हैविंग 2 फिनाइल ग्रुप। ऐसा डाइकीटोन जिसमें कितने फिनाइल ग्रुप हैं? 2। तो आइए एक ब्लैंक पेज पर मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं बेटा, उसके बाद आप दोबारा सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो बेटा चलिए, ये मैंने बनाया फर्स्ट आपका ऐसा। बच्चों कह रहा है कि ये ज्यादा इनॉल कंटेंट रखता है किससे? इससे। देख लीजिए आपका पीएच दैट इज C6 डाइकीटोन हैविंग 2 फिनाइल ग्रुप। ऐसा, ये डाइकीटोन है 2 और मैंने 2 तरफ लगा दिया फिनाइल। ये इससे ज्यादा इनॉल कंटेंट रखता है, ऐसा क्यों? तो बच्चों इसका ये कीटो फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। और यहां देखिए एक कॉर्नर sp3 है, तो बच्चों क्या ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? तो बेटा ये मैं बाद में बनाऊंगा इसको, ये देख लीजिए, ये आपका है नॉन एरोमेटिक। ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक। बेटा एक भी कॉर्नर अगर sp3 हो जाता है तो नॉन एरोमेटिक है। तो कीटो फॉर्म से अगर मैं इनॉल बनाऊं तो बच्चों कीटो से इनॉल आपका कुछ ऐसा बनता है। क्या करना है बेटा? ऐसा कर लें 1 2 3, जो भी 3 पर हाइड्रोजन है उसको 1 पर पहुंचा दो, और 1 और 2 वाला जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 पर ले आओ, तो आपका बनकर तैयार होगा OH, और डबल बॉन्ड यहां आ गया, डबल बॉन्ड यहां और यहां। ये बच्चों बना आपका इनॉल। ये क्या बन गया? इनॉल फॉर्म बन गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनॉल बनने के बाद कंपाउंड के पास कितने पाई बॉन्ड है बच्चों? क्या 3 पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और मैंने पीछे ही आपका जो पेपर डिस्कशन कराया था AR का, उसमें बोला था बेटा कंपाउंड शुड बी साइक्लिक और फुली कंजुगेटेड विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होती है? एरोमेटिक। बच्चों क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया? तो बच्चों नॉन एरोमेटिक से आपने इनॉल बना के क्या कर लिया? इसको एरोमेटिक कर लिया। तो इनॉल की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हुआ है। बात समझ आई? अब आइए दूसरी बात, पहले समझिए दूसरी बात, अभी मैं और इसमें कुछ पॉइंट आपको समझाऊंगा। पहले मैं कंपेयर कर लेता हूं जो उसने दिया है, 2 फिनाइल ग्रुप, डाइकीटोन हैविंग 2 फिनाइल ग्रुप। क्या बच्चों ये मॉलिक्यूल है ऐसा? ऐसा। इसमें देख लीजिए ये कौन सी फॉर्म है बच्चों? ये है आपकी कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म अगर आप इसका इनॉल बनाओगे तो इसका इनॉल कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3, 3 वाला हाइड्रोजन 1 पर, 1 और 2 वाला डबल बॉन्ड 2 और 3 पर आ जाएगा बेटा, और ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा आपका। देख लीजिए COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और ये मैंने लगा दिया फिनाइल। इतनी बात समझ आई? तो बेटा हुआ क्या? कह रहे हैं कि ये जो आपका पहला वाला मॉलिक्यूल है ये ज्यादा इनॉल कंटेंट रखता है कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल। क्यों बच्चों? अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, और साथ में देखिए आपका लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन भी है। तो इसमें क्या क्या है? H बॉन्डिंग प्लस कॉन्जुगेशन है। H बॉन्डिंग इनॉल जब आपने इसका बनाया तो H बॉन्डिंग आ गई और कॉन्जुगेशन आ गया बच्चों, ये इसकी इनॉल फॉर्म है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इनॉल बनाने पर एरोमेटिसिटी जनरेट हो गई। क्या जनरेट हुआ बेटा? एरोमेटिसिटी। और अगर मैं बात करूं कि इनॉल के कंटेंट को कौन बढ़ाता है बच्चों, तो अगर मैं आपको एक लाइन यहां से लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी
ऑफ इनॉल कंटेंट, स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, इनॉल कंटेंट। तो बच्चों वो होती है आपकी ऐसा, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट। सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी की वजह से आपका इनॉल फॉर्म स्टेबल होती है। एरोमेटिसिटी के बाद बच्चों आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस कॉन्जुगेशन दोनों आ जाएं साथ में, जैसा कि इसमें आ भी रहा है। उसके बाद में ओनली कॉन्जुगेशन आ जाए बेटा, केवल कॉन्जुगेशन हो ऐसा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई बच्चों? बात समझ आई कि नहीं इतनी? या यहां पर अगर आप लिखें ओनली इंट्रामोलिक्यूलर, ओनली इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, तो आपको ज्यादा केस मिलेगी। इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग मतलब केवल इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो ऐसा। तो सबसे ज्यादा इनॉल के कंटेंट को कौन बढ़ाएगा? एरोमेटिसिटी। अगर इनॉल बनने पर एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो रहा है तो वो स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। बात समझ आई? तो बेटा वैसे तो इन दोनों की स्टेबिलिटी में ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम दोनों में से एक चूज करें तो आपका पहला वाला कंपाउंड जो इनॉल फॉर्म बनाता है वो ज्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म बनाता है, बिकॉज इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट होगा। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये बताइए आप, इसमें भी तो एरोमेटिक है, इसमें तो 2 रिंग एरोमेटिक है। तो बच्चों ये बिल्कुल ऐसा है, ये पहले जब ये कीटो फॉर्म थी तब भी एरोमेटिक था, और जब आपने इनॉल बना लिया तब भी क्या है? एरोमेटिक है। और बच्चों ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए किसान का बच्चा अगर डायरेक्टली डीएम बन जाए तो उसके घर में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी, लेकिन एक पहले से डीएम है किसी के घर में और उसका बच्चा डीएम बन जाए तो स्टेबिलिटी तो आएगी बट उतनी ज्यादा नहीं आएगी। मतलब आपका पहले केस में स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। इतनी बात समझ आई? तो बच्चों ज्यादा स्टेबल कौन है आपका? फर्स्ट, ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन क्या है? एरोमेटिसिटी। इतनी बात समझ में आई होगी, आई ना बेटा? अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात कर लूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो बच्चों ओवरऑल इनॉल कंटेंट की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट, तो बच्चों मैं कुछ इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी लिखूंगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसा सबसे ज्यादा स्टेबल आपका वही जिसमें एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है, उसके बाद ये ज्यादा होता है, या फिर इसको बराबर का साइन भी लगा दूं बेटा तो चलेगा। हालांकि इन दोनों में अगर कंपेयर कराएगा इन दोनों में तो ये ज्यादा है। बात समझ आई? पीएच सी डबल बॉन्ड ओ और CH2 और पीएच CH2 सी डबल बॉन्ड ओ और पीएच, और इसके बाद आपका आएगा बच्चों पीएच सी डबल बॉन्ड ओ CH2 ऐसा, CH2 और C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने लगा दिया CH3। और इसके बाद बच्चों जो आता है आपका, मैं इसका रीजन भी बता दूंगा अभी, H C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और H। और इसके बाद बेटा आता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। और इसके बाद एक और लिख लें, यहां तक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां मैंने लिखा H। बच्चों ये जो मैंने इतना लिख दिया ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है बेटा, एमसी में भी पूछा जाता था पहले। ऐसा क्यों होता है? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये है, उसका रीजन है बेटा एरोमेटिसिटी। क्या है उसका रीजन? एरोमेटिसिटी। बात समझ आई? अब अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, इन दोनों में, तो बेटा एरोमेटिसिटी की वजह से ये जीतेगा। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो बच्चों एक लाइन आपको फिर समझनी पड़ेगी कि जो इनॉल कंटेंट होता है ना, इनॉल कंटेंट या स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ऐसा तो अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, यहां पर
तो बच्चों यहां पर लगे हुए हैं दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या लगे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन यहां पर एक तरफ तो लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरी तरफ लगा है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इनोल के कंटेंट को घटाएगा, ये बढ़ाएगा। इन दोनों में बेटा हमने क्या देख लिया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। लेकिन इसमें और इसमें क्या है? तो बेटा इसमें केवल आपका ये हाइड्रोजन है जिसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 100% है। यहां भी आपका हाइड्रोजन है जिसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 100% है। तो बच्चों इन दोनों में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है जो इनॉल के कंटेंट को बहुत बढ़ा देगा। इसमें तो एक भी नहीं है। तो इन दोनों में ज्यादा कौन? ये। इतनी बात समझ आई? लेकिन सर इसमें और इसमें बताइए। तो बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं इसमें और इसमें, तो बच्चों इसमें आपका ये लगा हुआ है, देखिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या लगा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। और ये भी क्या लगा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। और इसमें ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये क्या है? प्योर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है 100%। तो बच्चों इसमें और इसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इनोल के कंटेंट को घटा रहे हैं, लेकिन इसमें घटा नहीं रहा है। इसमें जब आप इनोल बनाओगे तो बच्चों ये प्योर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां पर इनोल के कंटेंट को डिक्रीज कर रहे हैं दो ग्रुप। बात समझ आई? लेकिन इसमें आपका दिमाग चकरा जाएगा। देखना अभी सर इसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसमें और इसमें दोनों में ये ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये क्यों है? तो बेटा इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं अल्फा एच से। किससे? अल्फा एच। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, थोड़ा थोड़ा मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको। अल्फा एच चेक करते हैं। तो अगर मैं इसमें चेक करूं बेटा, इसमें आपके टोटल अल्फा एच ये ग्रुप है, ये ग्रुप है अल्फा, अल्फा और अल्फा, 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच। और इसमें केवल कितने बेटा? अल्फा, अल्फा इधर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, केवल 5 अल्फा एच। तो इन दोनों में डिसाइड होता है ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ अल्फा एच। चलिए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो इन दोनों में किसमें किससे कंपेयर कर दिया, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए अब हम पढ़ लेते हैं एआर, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। चलिए बेटा आइए अब आ जाइए आप सीधा एआर पे। ये था देखिए, साइक्लोहेक्सेन 2,4 डाइन 1 on possesses more इनॉल कंटेंट देन डाइकीटोन हैविंग 2 फिनाइल ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। इसका रीजन देख लो, साइक्लोहेक्सेन 2,4 डाइन 1 on tartomerize and form aromatic compound which poses extra stability। यस, क्या बेटा? एरोमेटिक करेक्टर के आने की वजह से ही तो आपका साइक्लोहेक्सेन 2,4 डाइन 1 on ज्यादा स्टेबल है। तो क्या ये वाली बात इस वाली बात को एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं? यस, एक्सप्लेन कर रही है। भाई इसलिए ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, तो एक्सप्लेन हो रहा है। दैट इज आंसर कौन सा होगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज आंसर इज फर्स्ट। बात समझ में आई हो तो मुझे बताइएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ए, इन डाइबोरेन ईच बोरोन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देख लेंगे अभी बना के स्ट्रक्चर। इन डाइबोरेन द टर्मिनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन BH बॉन्ड आर कॉल्ड बनाना बॉन्ड। बेटा पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं उसके बाद सेंटेंस देखना। आइए जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा। ऐसा डाइबोरेन का स्ट्रक्चर क्या बेटा? डाइबोरेन आप जानते हो B2H6, ये आपका B2H6 क्या डाइबोरेन है? इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हैं बेटा, 2 BH3 की यूनिट है, तो बेटा एक आपका BH ऐसा मैंने बना लिया और एक हाइड्रोजन ऐसा दिखा, यहां पर बोरॉन, और बेटा एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, और ये ऐसा ऐसा होता है बच्चों।
अगर आप बात करें तो बोरोन के पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, केवल 3 बॉन्ड है। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और बच्चों मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इसका मतलब है इसके पास खाली जगह है। तो बच्चों इस खाली जगह में ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऐसा कुछ, ये इनके बीच में कुछ ऐसी बॉन्डिंग होने लगती है और ये यहां पर ऐसी। तो बच्चों ऐसा होने पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड ये जो बनता है बच्चों इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, और एक बॉन्ड ये नीचे बना ये वाला बच्चों इसको भी बोला जाता है आपका बनाना बॉन्ड। ये बना आपका ऐसा, ये वाला, ये आपका कौन सा है, बनाना बॉन्ड। बनाना टाइप दिखता है तो इसको क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड बच्चों, बनाना बॉन्ड। और अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को बोलते हैं ब्रीजिंग हाइड्रोजन। बेटा ब्रिज टाइप बना रहा है ना, ब्रिज के बीच में है तो ब्रीजिंग, ब्रीजिंग हाइड्रोजन। और बच्चों ये वाले हाइड्रोजन कहलाते हैं आपके टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन। और ये टोटल कितने हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, टर्मिनल 4 हैं। बताओ ब्रिज हाइड्रोजन कितना है टोटल, 2 है बेटा, एक ये एक ये। तो बनाना बॉन्ड कहां बनता है, बनाना बॉन्ड बेटा ब्रीजिंग हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है। बात समझ आई बच्चों। यहां पर अगर आप देखें तो कितने एटम है बच्चों, 1 2 एटम, दैट इज 2 सेंटर और इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ऐसे ऐसे कितने, 2 ये 2 ये 4 है बच्चों टोटल। ये जो आपको दिख रहा है बनाना बॉन्ड इसमें 1 2 3 सेंटर है और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये कितने टोटल, 2 है बच्चों, एक ये एक ये। अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर और एक ही नया बॉन्ड, 4 बॉन्ड पेयर, दैट इज sp3। ये बात है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए बेटा, इसको आप नोट कीजिए। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन डाइबोरेन ईच बोरोन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल सही बात है। इन डाइबोरेन द टर्मिनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन BH बॉन्ड आर कॉल्ड बनाना बॉन्ड। नहीं बच्चों, जो ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन थे वो बनाना बॉन्ड बना रहे थे, टर्मिनल वाले बॉन्ड बनाना बॉन्ड नहीं बनाते। तो क्या बेटा इसका रीजन गलत है, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो आंसर फोर्थ जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दैट इज आंसर थर्ड जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। आइए बेटा आगे बढ़ जाएं, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों ये है, रेट ऑफ यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन E1 इज 10 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। अभी दिखाता हूं मैं आपको रीजन क्या, रेट ऑफ यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन E1 डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। बच्चों आइए पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, फिर वापस से हम AR पर आएंगे। तो आइए बच्चों चलिए देखना E1 रिएक्शन क्या होती है। बच्चों मैं आपको E1 रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने बनाया आपका कार्बन, कार्बन यहां लगाया एल्किल हैलाइड में E1 दिखा रहा हूं मैं आपको H और यहां लगाया H। बेटा इस ये जो होती है आपकी ये पहले स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है इसका, फर्स्ट स्टेप में आपका जो एनायन पार्ट है वो रिमूव हो जाता है। एनायन ये दिखा, तो एनायन X माइनस रिमूव हो गया बच्चों और बनेगा कार्बन ऐसा, इस कार्बन पर प्लस और हाइड्रोजन ऐसा दिखा। बच्चों ये होता आपका RDS, कार्बोकैटायन का बनना। क्या ये कार्बोकैटायन बना है? और बच्चों ये क्लासिकल कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो अगर ये कार्बोकैटायन बना बेटा वो भी क्लासिकल, तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? यस, रीअरेंजमेंट अकर, रीअरेंजमेंट अकर इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबिलिटी होगी रीअरेंजमेंट की तो बेटा आप रीअरेंजमेंट कराने के बाद ही प्रोडक्ट बनाते हैं।
ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, E1 का रेट उतना फास्ट होगा। और बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में बात करूं तो इससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन हम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ आई? अब बेटा पहला स्टेप खत्म हो गया। फर्स्ट स्टेप आरडीएस है, दैट इज रेट को डिटरमाइन करेगा। और जो बेटा ये होता है स्लो स्टेप्स, ये कैसा होता है? स्लो स्टेप्स। अब स्टेप्स 2 में क्या होगा? आपका बेस आएगा बेटा। स्टेप्स 2 में बेस आता है और हम लेते हैं वीक बेस। E1 में क्या लेते हैं बेटा बच्चों? वीक बेस लिया जाता है। कौन कौन सर? जैसे आप ले सकते हो CH3OH ले सकते हो, पानी ले सकते हो, ऐसे बेस। बात समझ आई? वीक बेस। ये वीक बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को यहां से निकालेगा। बेस का काम है H को निकालना बच्चों, तो ये क्या करेगा? H को निकालकर ले जाएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं? चलिए, H को निकालकर लेके जाएगा तो बच्चों यहां से आएगा H पर प्लस, यहां माइनस, ये प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और आपका बन जाएगा एल्केन। क्या बनाइए? एल्कीन। एल्कीन बनकर तैयार हो गया बच्चों। तो बताइए E1 में आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कीन। और ये सेकंड स्टेप है बेटा, ये आपकी फास्ट स्टेप होती है। ये कैसी है? फास्ट। इसके नीचे लिखना फास्ट स्टेप है। ये सेकंड स्टेप होता है आपका फास्ट स्टेप। क्यों? एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना बेटा स्टेबल मॉलिक्यूल में, तो रिएक्शन तेजी के साथ होगी। बात समझ आई? चलो, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा रेट उतना फास्ट होगा। दैट इज क्या? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन अगर मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में बात करूं तो क्या 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा? तो बच्चों यहां अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट कुछ ऐसा आएगा, देख लीजिए एक मिनट बच्चों। रेट ऑफ E1 रिएक्शन, रेट ऑफ E1 रिएक्शन क्या बेटा आएगा आपका? सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री कैटायन और देन 1 डिग्री, या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। बेटा ये आएगा आपका। तो बात सही है। क्या रेट किस पर डिपेंड करता है? क्या बेटा रेट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है? यस। तो रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ना कि कार्बेनायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। आइए बेटा, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं कुछ और बातें बता दूं बेटा इसके थ्रू, उसके बाद मैं आपको वापस से AR पर जाऊंगा। आइए, क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों? मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ आपका E1, E2 एंड SN1, SN2 का, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबका रेट मैं लिखवा रहा हूं एक जगह। तो अगर सबसे पहले हम बात करें रेट ऑफ E1 में, तो E1 का रेट बेटा अगर मैं बात करूंगा रेट ऑफ E1 किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ऐसा बताओ बच्चों, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। उसके बाद अगर मैं रेट लिखना चाहूं बेटा E2 का, तो बच्चों E2 का रेट भी सेम ही आता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन ये कार्बोकैटायन नहीं बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। क्या? ट्रांजिशन स्टेट। तो रेट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेट सेम है बट रीजन अलग है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद अगर मैं SN1 की बात करूं तो बिल्कुल सेम रेट आएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। मैंने पिछले में आपको कराया भी था, एक बताया था बेटा। इसका जो रेट डिपेंड करता है बच्चों, डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एक और है SN2। बेटा इसका रेट इन दोनों से तीनों से उल्टा हो जाता है, डेट इज 3 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री का रेट होता है, इससे ज्यादा 1 डिग्री का रेट होता है। और ये डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड्स ऑन दी स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग या हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होता नहीं था। याद आया? तो बच्चों ये आप चारों ऑर्डर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए। बात समझ आई? अब बेटा आइए AR पढ़ लेते हैं, दोबारा से देखना आप कर पाएंगे क्या। लिखा है रेट ऑफ यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन E1 इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, सही बात है। फिर रेट ऑफ यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है, नहीं, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है बच्चों। तो ये बात गलत है, डेट इज ए सही है, आर गलत है, तो आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आंसर आएगा बेटा थर्ड। चलिए समझ आया? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है 4। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का ये होता है बच्चों, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बताइए टी हाफ का क्या, टी हाफ कैसे क्या होता है इसका? टी हाफ बराबर आपका 6.093 अपॉन के। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? ये बात समझ आई कि नहीं? तो बच्चों ये होता है टी हाफ। ये किस बात पर डिपेंड करेगा बेटा? कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होना चाहिए था, और यहां क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो बच्चों क्या बात समझ आई है? ये जो बेटा टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, ये इंडिपेंडेंट है किसके? कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है। तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ ये आएगा क्या? टी हाफ ये आएगा। तो बच्चों दोनों क्या है? ये आपके गलत है। दैट इज आंसर क्या होगा? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। नहीं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अच्छा, आंसर इसका दोनों ही क्या बेटा? गलत है। बात समझ आई? तो ऐसा ऑप्शन आपको एक देखना पड़ेगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आर ट्रू नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। बात समझ आई? चलिए, तो आपका ये इसका रेट है, और साथ में आप इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है बच्चों, यहां पर क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ऐसा ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना? नहीं आया क्या? चलिए नेक्स्ट आ जाएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और ये 5 लास्ट। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स इंक्रीज फ्रॉम H2O टू H2TE। फिर कह रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। आइए देखते हैं। पहले बेटा इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। ऐसा होगा, देख लीजिए ऊपर बच्चों, हाइड्राइड लिख लीजिए आप 16 ग्रुप के, H2O और H2S, H2SE, H2TE, ऐसा। बच्चों इसमें सबसे पहली बात आप ये सीख लीजिए कि इसमें ये जो होता है ना वो लिक्विड होता है। H2O क्या होता है? लिक्विड। H2O होता है लिक्विड, और बाकी सब गैस होती है। बाकी सब क्या होती है बेटा? गैस। इतनी बात समझ में आई हो तो मुझे बताइए। आई बच्चों? चलिए, यहां अगर मैं नीचे आता हूं तो बच्चों साइज बढ़ रहा है भाई, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम नीचे आने पर साइज बढ़ेगा। तो अगर साइज बढ़ेगा तो एक होती है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन बच्चों, अगर साइज बढ़ेगा तो इसको डिसोसिएट करना इजी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो आपका डिसोसिएशन आप पूरा लिख सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी वो घटेगी। भाई साइज बढ़ रहा है तो डिसोसिएट करना इजी होगा, और डिसोसिएट करना इजी होगा, डेट इज थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? घट जाएगी।
थर्मल स्टेबिलिटी, भाई थर्मली अनस्टेबल हो गया ना, फिर थर्मल स्टेबिलिटी नीचे आने पर क्या होगी, घटेगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। और बेटा अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी तो बॉन्ड को तोड़ना इजी, दैट इज जो आपका हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच का बॉन्ड है वो इजी टूटेगा, तो H प्लस जल्दी रिलीज होगा, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। क्या होगा बताइए, एसिडिक कैरेक्टर और एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक कैरेक्टर और एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका नीचे आने पर बढ़ेगा बच्चों। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, ये बात समझ में आई। चलिए मैं 2-3 पॉइंट और बता दूं इसके थ्रू बच्चों, मैं दोबारा से लिख लेता हूं आपका H2O, H2S, H2Se और H2Te। बेटा एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे आने पर बढ़ेगा बिकॉज मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, बिकॉज क्यों बेटा, नीचे आने पर मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ गया, बात समझ आई। और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बताइए, या एसिडिक कैरेक्टर, क्या बेटा वो भी बढ़ेगा, 2 पॉइंट बढ़ रहे हैं बच्चों। एक टर्म होता है वोलेटिलिटी, क्या होता है, वोलेटिलिटी, बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी। तो बच्चों अगर बीपी बढ़ेगा तो वोलेटिलिटी क्या होगी, घटेगी, दैट इज इसका वोलेटिलिटी नीचे आने पर डिक्रीज, बात समझ आई। एक दो टर्म और देख लो, एक होता है बॉन्ड एंगल, बच्चों बॉन्ड एंगल नीचे आने पर घटता है बिकॉज ये आपका sp3 है, 2 लोन पेयर है, तो बच्चों sp3 2 लोन पेयर, दैट इज बॉन्ड एंगल होगा 104 डिग्री के आसपास, 104.5। और बच्चों इनमें लगता है ड्रैगोज रूल, और ड्रैगोज रूल कहता है आपका कि ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते, इस वजह से इनमें आपके प्योर पी कैरेक्टर दैट इज यूज होंगे, दैट इज प्योर पी ऑर्बिटल यूज होंगे, जो कि एक दूसरे पर 90 डिग्री के होते हैं, 90। तो बेटा इनमें सब में अप्रोक्स 90 होगा, लेकिन नीचे आने पर साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, बात समझ आई। तो बॉन्ड एंगल नीचे आने पर क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, बस आपका घटता जाएगा, थोड़ा थोड़ा साइज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल आपका नीचे आने पर घटता जाएगा, बात समझ आई। तो यहां ड्रैगोज रूल लगता है। नेक्स्ट आइए, एक होता है बच्चों आपका रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर भी इसकी नीचे आने पर घटेगी, ऐसा। तो बॉन्ड एंगल, रिड्यूसिंग पावर, और बच्चों आपका थर्मल स्टेबिलिटी तो मैंने ऊपर बता ही दिया। तो बताइए यहां पर क्या हो रहा है, क्या बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं तो BAC मैंने लिखा बैक, मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट और एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, वो बढ़ेगा और बाकी सब घट रहा है, देख लीजिए। तो ये ट्रिक याद रखना, बात समझ आई, इंपोर्टेंट है बेटा, पूछा जा सकता है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने AR की तरफ, ये था, अब पढ़ लीजिए बेटा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2Te, सही बात है। उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज डाउन दी ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या बेटा एक बात बताओ, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ इस वजह से बढ़ रही है क्या, बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है ना, ये रीजन थोड़ी है उसका। हाँ ये बात सही है कि थर्मल स्टेबिलिटी आपकी नीचे आने पर क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या बेटा इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ तो इस वजह से बढ़ती है बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। तो बच्चों आपका रीजन है तो ठीक, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बात समझ आई। तो आंसर क्या होगा, both A and R are correct, what R is not the correct explanation of A, that is answer is second। इतनी बात समझ में आई हो तो मुझे बताइए बेटा, समझ आया सब कुछ। तो बच्चों ये था आपका डिस्कशन, थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया होगा, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें कवर की हैं बेटा, आप इसको अच्छे से डिस्कस कीजिए और जितने पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए वो जरूर लिख लेना बेटा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, देखना एग्जाम देकर आओगे
तो आप खुद बोलोगे कि हाँ सर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट थे। तो चलिए फिर बाकी बातें अगले सेशन में करेंगे बेटा। तो थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं हमारे डायरेक्टर सर की नई मुहिम असर्शन रीजन क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसका ये टेस्ट T3 था, जो कि 22 अप्रैल 2023 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से सुबह 9:09 पर यह पेपर कनेक्ट हुआ था, जिसमें केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन और बायो के 10 क्वेश्चन थे। इसके मैं बायो का डिस्कशन कराने आपके सामने आया हूँ और मुस्तकीम सर हमारे सीनियर साथी जो केमिस्ट्री का कराएंगे, और RD सर जो कि सुपर सीनियर है मेरे, जो कि काफ़ी सीनियर है, मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, भले ही वो फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं तो क्या हुआ, फिर भी अब 5 सवाल वो डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे डायरेक्टर सर और हमारे ये 3 साथियों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपको असर्शन रीजन का बेहतर प्रैक्टिस देने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल बच्चों, प्यारे बच्चों, मुझे थोड़ा फीवर है, हो सकता है बीच में मेरी जुबान थोड़ी रखड़ा जाए या मैं ठीक से ना बोल पाऊँ, आवाज़ क्लियर ना हो, तो उसके लिए हम्बल आप लोग सॉरी चाहूँगा, ठीक है, थोड़ा हेल्थ इशू है इसलिए, ठीक। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक। सबसे पहला सवाल आपके सामने, लाइकेन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर और लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पोर्ट एरिया। अब देखिए, किसी को किसी का इंडिकेटर बनने के लिए 2 बातें, किसी के होने से अगले में कुछ चेंज आए। भाई किसी के आने से अगर हम में कोई चेंज ना आए तो हम ये कैसे इंडिकेट करेंगे कि वो आया है कि नहीं। पहली बात, होता क्या है बच्चों कि जहां पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन, वहां लाइकेन की ग्रोथ घट जाती है, ठीक। लाइकेन की ग्रोथ घट जाती है, मतलब पोल्यूशन बढ़ा तो लाइकेन की ग्रोथ घटी। तो मान लीजिए आपका ये एक हैबिटेट है जहां हमें लाइकेन बहुत सारे दिख रहे थे, लाइकेन की ग्रोथ काफ़ी ठीक थी, कुछ सालों के बाद यह पोल्यूशन बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ी, अब हम इस हैबिटेट में देख रहे हैं कि लाइकेन की ग्रोथ थोड़ी कम हो गई है पहले से। तो इसका मतलब इस एरिया में पोल्यूशन बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं लाइकेन की ग्रोथ से हम इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि पोल्यूशन बढ़ा है। और ये पोल्यूशन जो है वो एयर पोल्यूशन टाइप का है। भाई किस टाइप का है ये एयर पोल्यूशन टाइप का है, ठीक। तो लाइकेन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, हालांकि इसमें पोल्यूशन मेंशन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, पोल्यूशन इंडिकेटर तो है ना। फिर लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पोर्ट एरिया, बिल्कुल सही है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन आंसर विल बी 4th। बात को समझिए, किसी के आने से और किसी के जाने से जब किसी चीज़ का कोई फर्क या कुछ चेंजेस होता है तो ही हम बता पाते हैं कि हाँ भाई वो उसका इंडिकेटर है, ठीक। तो पोल्यूशन बढ़ेगा तो लाइकेन ग्रोथ घटेगी, तो ये गुड इंडिकेटर है भाई। ठीक। अब देखिए, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग और रिप्रोडक्शन एब्सेंट मेनी एंड टोटली एब्सेंट, ये दोनों सेंटेंस सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है। आपकी बुक में लिखा था पहली बात तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की समस्या, द प्रॉपर्टी विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स एक्सक्लूसिवली विदाउट एनी एक्सेप्शन बट इज नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। मैं क्या बताऊं, ऐसी प्रॉपर्टी जो दुनिया के सारे लिविंग में प्रेजेंट हो लेकिन नॉन लिविंग में एब्सेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जैसे कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है, भले ही वो नॉन लिविंग में नहीं है लेकिन आपके सारे लिविंग में एब्सेंट भी नहीं है, ठीक है। बात को समझिए, सारे लिविंग में एब्सेंट भी नहीं है और सारे लिविंग में प्रेजेंट भी नहीं है, यही बड़ी समस्या है। मैंने क्या बताया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सभी लिविंग में विदाउट एनी एक्सेप्शन प्रेजेंट हो और नॉन लिविंग एब्सेंट हो। अब देखिए, आपको पता था इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। फिर आपने पढ़ा था स्टेराइल वर्कर भी, और एक था म्यूल। इसका मतलब ये 3 ऐसे ऑर्गेनिज्म के सेट है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करता, तो इसकी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ बच्चे इस मेनी वाले सेंटेंस से घबरा गए, नहीं, बुक में ऐसी ही लाइन लिखी है, इसलिए एनसीईआरटी की लाइन को डिनाई नहीं कर सकते। बात को समझिए, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है। जैसा बुक में लिखा था मैंने वैसा ही सेंटेंस रखा है ताकि इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बात को समझिए, ठीक। तो आंसर विल बी 4th। अब देखिए, लिखा है कि मेंबर्स ऑफ कॉन्ड्रिक थीज स्विम कॉन्टिन्यूड सिंकिंग। देखिए, आपको पता है कि जो आपकी पाइसेस होती है, पाइसेस, इसके 2 मेंबर होते हैं, एक होता कॉन्ड्रिक थीज और एक होता ऑस्टिक थीज। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है और इनमें एब्सेंट होता है। तो ये क्या करते हैं कि जो ये एयर ब्लैडर होता है ये इसे बायंसी प्रदान
प्रोवाइड करता है। जैसे आप कभी याद हो कि आप जब किसी स्टीमर पे या नाव पे चलते हैं तो उसमें ट्यूब रखे होते हैं टायर के, ताकि जब आप डूबते हो तो उसको ले लेते हो ताकि आप डूबो ना। तो ये ठीक वैसे ही होता है एयर ब्लैडर। तो एयर ब्लैडर काम है डूबने से बचाने के लिए। तो अगर मान लीजिए आप डूब रहे हो तो उससे अच्छा कि आप लगातार तैरते रहो। बात को समझिए, डूबने से बचना है तो आप लगातार तैरते रहो। तो यही समस्या और यही एडाप्टेशन कॉन्डिक में था कि मेंबर्स ऑफ कॉन्डिक स्विम कॉन्स्टेंट टू अवॉइड सिंकिंग। अब ये सिंकिंग से बचने के लिए क्यों तैरते हैं? क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है। बात को समझिए, आपसे पूछा जाए कॉन्डिक क्यों लगातार तैरते डूबने से बचने के लिए? क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है और ऑस्ट्रिक में होता है। ठीक, अब देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। और लिखा है टेरिडोफाइट्स वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन एंड गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम स्टडी प्लेस। ये बात बिल्कुल सही। अब देखिए किसी का डिस्ट्रीब्यूशन इस दुनिया में तभी हो सकता है प्रॉपरली जो हर हैबिटेट में सर्वाइव कर जाए, हर प्रकार के हैबिटेट में अपने आप को एडाप्ट कर ले जाए। जब आप सबसे पहले किसी हैबिटेट में जाओगे, वहां आप एडाप्ट करोगे, तब आप सर्वाइव करोगे, तब अपनी प्रोजी बढ़ाओगे, तब आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो होता क्या है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इन्हें फर्टिलाइजेशन के पानी चाहिए और इन्हें कूल सैम और सैडी प्लेस चाहिए। तो बताइए दुनिया के कितने ऐसे हैबिटेट हैं जहाँ ये कंडीशन है? क्या हर जगह पानी है? क्या हर जगह छाया है? क्या हर जगह नमी है? बात को समझिए। लेकिन एंजियोस्पर्म के लिए ऐसा नहीं है। एंजियोस्पर्म पानी में भी है, रेगिस्तान में भी है, पहाड़ों पर है, चट्टानों पर है, घर की दीवारों पर भी है। तो जो अपने आप को विशेष कंडीशन में रहने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम रह जाता है। और यही शायद क्वेश्चन था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड एंड टू नैरो जियोग्राफिकल। क्यों? क्योंकि उन्हें इस प्रकार की कंडीशन चाहिए और दुनिया में इस प्रकार की रहने की हैबिटेट कंडीशन ही कितनी है, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही लिमिटेड है। चौथा आंसर। अब देखिए ऑल रूट्स आर नॉट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम था कि लेट अस सपोज ये आपकी सीड है, ठीक, और ये रहा ग्राउंड पोजीशन। और जैसे ही आपकी ये सीड गई तो फिर उसमें आपको पता नीचे की तरफ आपका क्या था, रेडिकल। क्या था भैया? रेडिकल। और ऊपर था प्लिम्यूल। प्लिम्यूल। अब प्लिम्यूल से जब ये आगे ग्रोथ करेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ शूट सिस्टम और नीचे की तरफ रूट सिस्टम बनाएगा। ये शूट सिस्टम है, ठीक, और ये रूट सिस्टम है। नॉर्मली ज्यादातर पौधों में ऐसा ही होता है कि रूट जमीन के अंदर जाती है। और आपको पता है कि जमीन के अंदर जाने का मतलब सेंटर ऑफ अर्थ में जाना, मतलब ग्रेविटी के अलोंग जाना, ठीक। तो इसे हम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं। तो नॉर्मली जो रूट होती हैं मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म प्लांट में, वो जमीन के अंदर रूट जाती हैं, चाहे वो टेरिडोफाइट हो, जिम्नो हो, नॉर्मली। तो इसका मतलब पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रूट एक कॉमन कैरेक्टर है। लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शंस मिला हमें, कुछ रूट ऐसी हो जमीन के ऊपर आ जाएं, तो हम ये सेंटेंस नहीं बोल सकते कि ऑल रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और मेरी समझ से यही क्वेश्चन है कि ऑल रूट्स आर नॉट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। क्यों? क्योंकि आपको पता है राइजोफोरा, आपकी बुक में ये मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में डायग्राम बना, राइजोफोरा ये मैंग्रोव प्लांट है। ये मैंग्रोव प्लांट है, ये स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं और ये प्रॉपर रेस्पिरेशन करने के लिए इनकी कुछ रूट जमीन के ऊपर आ जाती हैं, ठीक। तो ये वर्टिकली अपवर्ड आई है और इनको बोलते हैं निमेटोफोर। और इनमें एक पोर होता है निमेटोथोर, जिससे प्रॉपर ये एक गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ये रेस्पिरेटरी रूट होती है। इसका मतलब कि कुछ एक्सेप्शंस हैं ऐसे रूट के जो जमीन के ऊपर आते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और शायद मैं नीचे एग्जाम्पल यही लिखा कि राइजोफोरा मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। ये दोनों सेंटेंस सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है, आंसर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए लिखा कि ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। फिर वही कॉन्सेप्ट, जब किसी चीज में कोई एक्सेप्शन मिल जाता है तो आप ये सेंटेंस कभी नहीं बोलते कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। आपको मालूम था कि एक था 23S rRNA, आपकी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बुक में ये एंजाइम लिखा हुआ है और ये एक प्रकार का rRNA है और इसको आप राइबोजाइम बोलते हो। और इसका काम था पेप्टाइड बॉन्ड को कैटलाइज करना, ठीक है, ट्रांसलेशन के दौरान। तो इसका मतलब कि ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन बिल्कुल सही है।
क्यों ये सेंटेंस, अब इसका रीजन क्यों बनेगा कि ऑल एंजाइम्स आर नॉट, क्यों, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव्स लाइक एंजाइम। अब आरएनए क्या है, एक प्रकार का आरएनए है, और आरएनए क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए सेंटेंस सही है, और ये इसका चौथा आंसर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, जब आपने टिश्यू पढ़ा था परमानेंट टिश्यू, तो बताया गया कौन का है, पैन का है, स्किन का है, ये क्या थे, सिंपल टिश्यू थे। सिंपल मतलब आप अपने टिश्यू वाले चैप्टर से दोनों में याद करिए, चाहे एनिमल चाहे प्लांट में, दोनों में सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन सिंपल टिश्यू मतलब मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, जैसे पैन काइमा, कौन काइमा, स्किन काइमा। और जब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हो और सारे सेल मिलकर एक यूनिट की तरह फंक्शन करते हो तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आप कब बोलोगे, जब उस पर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल हो, नंबर ऑफ सेल नहीं, टाइप ऑफ सेल। तो आपको पता था कि जाइलम, एक नाम तो आपको पता है जाइलम, इसमें भैया एक टाइप थी फाइबर, एक टाइप थी ट्रैकेट्स, और एक था वेसल, और एक था पैरेन्काइमा। इसका मतलब इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है और ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। और ऐसे ही आपको पता था फ्लोएम, फ्लोएम में सीप ट्यूब सेल, ठीक, कॉम्पेनियन सेल्स, ठीक, और इसमें भी था फाइबर, और इसमें भी था पैरेन्काइमा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है, मोर देन वन सेल नहीं है, क्योंकि टिश्यू तो ग्रुप ऑफ सेल होता ही, उसमें मोर देन वन सेल तो होगा ही होगा। तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए लिखा इन बर्ड्स फीमेल डिसाइड द सेक्स ऑफ द प्रोजनी। अब देखिए एक पेरेंट से प्रोजनी में उसका सेक्स वो डिसाइड करेगा जो हेट्रोगेमीट प्रोड्यूस करता हो। नॉर्मली हम बोलते हैं अरे यार कि बाप ही डिसाइड करता है कि लड़का पैदा होगा लड़की, ये आप जो आप बोलते हो, जो आपकी ट्रेडिशन सालों से चली आ रही है, ये ह्यूमन के लिए चली आ रही है। बात को समझिए, वो पेरेंट जो हेट्रोगेमीट प्रोड्यूस करेगा वही सेक्स डिसाइड करेगा। तो नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं वो एक तो ह्यूमन का केस जानते हैं, एक तो ह्यूमन हो गया, और दूसरा आपकी बुक में ग्रास हॉपर दिया हुआ है। ग्रास हॉपर, इनके पास देखिए ये XY रखते हैं मेल और इसमें X0 रखता है, ठीक। जबकि आप बर्ड्स की बात करोगे तो यहाँ पर फीमेल जो है वो ZW रखती है और मेल ZZ रखता है। इसका तो फीमेल डिसाइड करेगी सेक्स ऑफ द प्रोजनी। क्यों? क्योंकि इन बर्ड्स फीमेल प्रोड्यूस हेट्रोगैमेट्स, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है। हमेशा मेल ही नहीं डिसाइड करता है सेक्स ऑफ द प्रोजनी, फीमेल भी डिसाइड कर सकती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सिर्फ हम ही एक लिविंग नहीं है, और भी बहुत से लिविंग हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे समाज में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ये बड़े दुख की बात है कि समाज में औरतों को ही ब्लेम किया जाता है, अरे तुम बार बार लड़की पैदा कर रही हो, तुम बेकार हो, तुम किसी काम की नहीं हो, पता नहीं कैसे तुम मेरे घर की बहू बन गई। आपने कई सालों में कई फिल्मों में कई टीवी सीरियल में इस तरह के किस्से देखे होंगे, और ये किस्से सिर्फ जितने दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश में होते हैं। बात को समझिए, और गांव में तो इसकी तादाद ज़्यादा है। क्यों? और कहीं ना कहीं ये हमारी अशिक्षा और हमारी गलत दिशात्मक सोच का ही परिणाम था कि आज से 30 साल 40 साल पहले आप उठा के देखिए, गांव में देहातों में औरतों को ब्लेम किया था, अरे तुम बेकार हो, तुम फालतू तुम्हारे घर की बहू बन गई, तरह तरह की बातें होती थी। जबकि उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि लड़का लड़की होने के लिए औरत जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो ये समाज की कुरीति थी जो बहुत लोग को पता नहीं थी। बात को समझिए। तो ये चौथा आंसर है भाई। अब देखिए, थ्रू मेरिस्टेम कल्चर वी कैन प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट द रेट ऑफ। देखिए आपकी बुक में लिखा था कि मेरिस्टेम जो होते हैं वायरस फ्री प्लांट बनाते हैं। बस मैंने उस लाइन का थोड़ा सा कंसेप्ट उठा करके थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश की है। हालांकि इतना डिटेल नॉलेज आपके 10+2 लेवल पर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कैसे आप कहते हो कि वायरस फ्री प्लांट आपके मेरिस्टेम से बन जाते। देखिए आपको मालूम है कि ये एक सेल है और मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक वायरस है, ठीक। वायरस का इसका खोल भी पकड़ लीजिए, लेकिन जब ये इन्फेक्शन करता है तो केवल ये चीज़ ही इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाती है, और इस सेल के अंदर अब ये होस्ट कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मेरिस्टेम ही पकड़ लीजिए, प्लांट सेल ही है, तो ये होस्ट का अपना या प्लांट का होस्ट का जीनोम है, ठीक। और बायोटेक में आपने पढ़ा था कि जब ये डीएनए वायरस का इस होस्ट से जुड़ता है, इनकार्पोरेट होता है, तो इनके साथ इनकी भी कॉपी बनती है। इसका मतलब इस वायरस को अपनी कॉपी बनाने के लिए इसके साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट होना पड़ेगा, इनकार्पोरेट होना पड़ेगा। किसी कारणवश अगर ये सेल जैसे ही वायरस अंदर गया, ये सेल 1 से 2 बन जाए, लेट अस सपोज मान लीजिए कि ये सेल 1 से 2 बन जाए, ठीक। और फिर ये वायरस इसके अंदर आया, फिर ये सेल 1 से 2 बन जाए,
फिर ये सेल 1 से 2 बन जाए, मतलब वायरस जैसे ही सेल के अंदर इंटर कर रहा है, सेल बार बार डिवाइड कर जा रही है, तो इसका मतलब वायरस का जीनोम या वायरस का जो आपका इन्फेक्शियस पार्ट है उसका न्यूक्लिक एसिड वो प्रॉपरली आपके इसके होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से इनकारपोरेट नहीं हो पा रहा है। तो अगर इनकारपोरेट नहीं हो पा रहा तो ये इन्फेक्शन नहीं काज पाएगा। इसीलिए आप बोलते हो कि वायरस फ्री प्लांट बनता है, क्योंकि इनका रेट ऑफ सेल का मल्टीप्लिकेशन वायरस के मल्टीप्लिकेशन से फास्ट होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम किसी मेट्रो स्टेशन में खड़े हो जाएं और जितनी देर में हम कदम बढ़ाएंगे, मान लीजिए दरवाज़ा एक ऑटो स्विच होता है, 1 सेकंड तक खुलता है कुछ सेकंड के लिए और फिर बंद हो जाता है, तो जितनी देर में हम पैर उठा रहे होते हैं तो बंद हो जा रहा है, तो हमारी मेट्रो छूट जाती है। ठीक है, तो मेट्रो के दरवाज़ा खुलने की स्पीड और हमारे कदम अंदर रखने की स्पीड में अगर वो तेज़ है तो हम अंदर नहीं बैठ पाए, भले हम वहीं खड़े रह जाएंगे। तो ये ठीक वैसे ही वायरस जैसे ही सोचता है कि लाओ इससे इनकारपोरेट हो, तब तक सेल डिवाइड कर जाती है, फिर ये करता फिर सेल डिवाइड कर जाती है, तो इनकारपोरेट नहीं कर पाता है। बात को समझिए, ठीक। और ऐसा किस्सा मेरे साथ हो चुका है मेट्रो में। मैं एक बार जब पहली बार मेट्रो गया था दिल्ली, तो मुझे लगा यार कि लाओ जो इतनी भीड़ थी, तो अभी जैसे ही मैं सोचा अभी चलो दरवाज़ा खुला है, क्योंकि हम लोग को रोडवेज सफ़र करने की आदत है कि चलो चढ़ेंगे, अभी बस चलेगी जब टीटी कहेगा या मान लीजिए ट्रेन चलेगी तो करेगी, तो वही आदत हम लोग को पड़ी हुई थी। हम नहीं जानते थे कि ऑटो स्विच होता, दरवाज़ा खुला, मैं सोचा बैठूंगा, जब तक मैं पहुँचा तो दरवाज़ा बंद हो गया। ठीक है, तो वो किस्सा मुझे था याद था, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो थ्रू मेरिस्टेम कल्चर वी कैन प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट, ये सही है। और देखा रेट ऑफ सेल डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फास्टर देन रेट ऑफ वायरस मल्टीप्लिकेशन। मैंने सिर्फ जो बात एनसीईआरटी में लिखी थी, थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट था। बहुत सी बातें इसमें हैं जो आपको फिलहाल 10+2 लेवल पर जानने की रिक्वायर्ड नहीं है। बात को समझिए। फिर भी मैंने इस सवाल को बना के आपको दिखाया कि भाई ऐसा ही होता है, इसीलिए वायरस फ्री प्लांट बनता है। और ये मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं एक्सिलरी और एपिकल दोनों हो सकते हैं, कि मेरिस्टेमेटिक तो मेरिस्टेमेटिक है, चाहे वो एक्सिलरी मेरिस्टेम हो चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो। ठीक, अब देखिए लिखा कि इन ट्रॉपिकल हैबिटेट ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अकर्स एंड टेम्परेट, ये सेंटेंस सही है। और इन ट्रॉपिकल हैबिटेट मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल एंड ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर लेस सीजनल, ये मोर, ये सारी लाइनें आपकी बुक में लिखा है। आपकी बुक में जहाँ पर लैटिट्यूड ग्रेडियंट लिखा हुआ है, ठीक उसके नीचे उन्होंने आपकी बुक में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में ये सवाल किया है कि वाई क्या ऐसा स्पेशल है ट्रॉपिकल हैबिटेट में जिससे टेम्परेट से इसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी स्टेबिलिटी सब कुछ ज़्यादा है। तो उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं, तो वही सवालों को मैंने रीजन बनाया है और वो जो सवाल शुरू में थे उसको मैंने एसेंस बनाया। ठीक है, ये सिर्फ एनसीईआरटी का लाइन था और जितना लिखा बुक में आपको सिर्फ उतना ही जानना है, इसमें बहुत डिटेल और डीप जाने की कोई आवश्यकता नहीं है 10+2 लेवल पे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल में एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होती है, वो लेस। अब यहाँ पर एक चीज़ ऐसा लिखा है कि मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, जैसे मान लीजिए बार बार हर कुछ दिनों बार बार मौसम चेंज होता रहे, हैबिटेट में उसका नमी टेम्परेचर चेंज होता रहे। लेकिन आपको पता है हिंदुस्तान में 4 महीना गर्मी, 4 महीना बरसात, 4 महीना जाड़ा। विदेशों में फिक्स है, अमेरिका में बर्फ़ चलेगा, वहाँ गर्मी चलेगी। बात तो वहाँ फिक्स है ना, हमें पता है कि अमेरिका में इस समय क्या मौसम होगा, हमें पता है कि इंडिया में यहाँ क्या मौसम होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह होती हैं जहाँ कब बर्फबारी हो जाए, कब बारिश हो जाए, तो उससे वहाँ की प्रोडक्टिविटी घटती है। तो ये जो प्रेडिक्टेबल है, मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से कि हाँ ये मौसम, जैसे इस समय हम लोग क्या कहेंगे, अरे बारिश का मौसम नहीं आया है, अभी 2 महीना रुको। हम क्या कहेंगे, अरे 6 महीना रुको, भी जाड़ा आने दो। तो ये क्या है, प्रेडिक्टेबल है पहले से, ये वही चीज़ है। ठीक, तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है और आपको इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है 10+2 लेवल से। तो प्यारे बच्चों, मेरा सेशन आपको कैसा लगा? ये प्रयास हमारे डायरेक्टर सर का था और अपने सभी साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए, मुस्तकीम सर, आरडी सर, जो कि मुझसे काफ़ी सीनियर है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, टेस्ट बिल्कुल मत छोड़िएगा और सेशन को अगर आपको लगता है कि सेशन से कुछ फ़ायदा होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आज थोड़ा सा मेरा सेशन थोड़ा आपको स्लो लगा होगा, मेरी आवाज़ के लिए, क्योंकि मुझे फीवर है, लेकिन फिर भी मैं आपको सेशन लेने के लिए आया हूँ।